इससे कोई कलेश हो रहे थे क्या बेल्जियम में? देखा, कलेश सुन के तुम जाग गए। कलेश सुनते ही जो मजा आता है ना, वीकन नहीं हो रही है कंट्री। अगर लोग बटेंगे तो वीकन हो रही है, पावर बट रही है तो वीकन अप नहीं हो रही है। रिपीट आफ्टर मी। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप यूट्यूब से बस सोते सोते पढ़ रहे हो। मम्मी किचन में, उनको सुनाई देना चाहिए कि पावर शेयरिंग कर दो, इतना स्मूथ फंक्शनिंग कर दो कि लोगों के दिल में बाबू सोना नोना मोना की जगह डेमोक्रेसी के लिए भी इज्जत रहे, प्यार। यहाँ पे इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने भी सेकंड का डी लिखा, बट आंसर वॉज सी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। और इनका नाम है यशिका जी, वेल डन। इस बार वाले लेक्चर में दोनों सही होने चाहिए। इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप 4 दोस्त मिलके ऊनो कार्ड्स खेल रहे हैं, और उन ऊनो कार्ड्स खेलते हुए एक आपका दोस्त है राहुल, जो बड़ा ही डोमिनेंट है और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने ही बना रहा है। वो अपने हिसाब से पत्ते बांट रहा है, अपने पास पावर कार्ड्स रख रहा है और बाकियों को नहीं दे रहा है। वो डिसाइड कर रहा है कौन पहले चलेगा, कौन बाद में चलेगा। वो डिसाइड कर रहा है वो 2 पत्ते भी फेंक सकता है। वो डिसाइड कर रहा है कि भैया कैसे ऑर्डर में हम काम करेंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर राहुल जो जो कह रहा है, क्या आप करते चले जाएंगे और ये ऊनो की आपकी गेम कितने लंबे समय तक चल पाएगी? ऑनेस्टली आंसर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे राहुल जी डोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आप उनकी बात मानते चले जाएंगे और उनके हिसाब से ऊनो की गेम खेलते चले जाएंगे? क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, राइट? बहुत सारे बच्चे नहीं लिखेंगे, नहीं होगा, एग्जैक्टली। इसी तरीके से बच्चों हम कंट्रीज में करते हैं। कंट्रीज में भी अगर हम किसी एक इंसान के हाथ में सारी पावर लाके सौंप दें तो हम सब उनकी बात पे अमल नहीं कर पाएंगे, और हमारे देश में भी क्या होंगे? कन्फ्लिक्ट्स होंगे, जैसे उस गेम में आपके राहुल के साथ हो रहे थे। तो यहीं पे आता है कंसेप्ट जो आज के इस चैप्टर का नाम भी है, दैट इज पावर्स को बांट देना, एक ही हाथ में कंसंट्रेट ना होने देना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने YouTube पे सीरीज स्टार्ट की, जिसके अंदर हमने इस साल 2025-26 में वन शॉट्स डालने शुरू किए। हमारे ऑलरेडी सारे के सारे लेक्चर्स वन शॉट्स इस चैनल पे अवेलेबल हैं, हर एक सब्जेक्ट के। लेकिन इस साल हम अलग क्या कर रहे हैं? हम अलग कर रहे हैं ये ब्लू वाले बॉक्स में जो लिखा है वो, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। अक्सर आपको किताबों में जो मिलते हैं सवाल वो डायरेक्ट होते हैं, लेकिन अब एसएसटी में क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 50% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो लास्ट ईयर भी आए थे, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक चैप्टर के हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हर एक लेक्चर में डाल दिए हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैंने एक प्रॉमिस इस साल किया था कि हर एक लेक्चर के एंड में मैं आपसे होमवर्क क्वेश्चंस पूछूंगी, और फिर जो उसमें सबसे जल्दी और सही जवाब देगा उनके नाम को मैं यहां अपने अगले लेक्चर में शाउट आउट दूंगी। तो बस पहले उसको करते हैं, फिर हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं, पावर शेयरिंग को। तो लास्ट लेक्चर हमने लिया था रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का, पूरा फुल फ्लेज चैप्टर था, जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे और बहुत सही जवाब दिए। जिसमें मैंने पहला सवाल पूछा था कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, जिसका करेक्ट आंसर था महाराष्ट्र। और दूसरा मैंने सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है पूछा था। उन चारों ऑप्शंस में से बी पार्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग वाज द आंसर। तो आइए देखते हैं किस किस ने ये दोनों आंसर्स सही दिए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले है जसप्रीत कौर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड वेल डन जसप्रीत। ऐसे ही मेरे सारे लेक्चर्स में सही सही जवाब देते रहिए आप सभी बच्चे। दूसरी है शुभ्रा जी। शुभ्रा जी ने भी दोनों के दोनों आंसर्स सही नहीं दिए हैं, इन्होंने एक आंसर सही दिया है, दैट इज सी पार्ट आपका महाराष्ट्र, लेकिन इनका सेकंड वाला पार्ट गलत है। कोई बात नहीं, वेल डन, एक सही दिया, दूसरा गलत दिया, दूसरा आपको समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चों को मैंने रिप्लाई भी किया जिनका आंसर गलत था, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ 2 बच्चे लेके आई हूं जिनको मैं बताने के लिए, ताकि सबको समझ में आ जाए। यहाँ पे इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने भी सेकंड का डी लिखा, बट आंसर वॉज सी, स्ट्रिप क्रॉपिंग। और इनका नाम है यशिका जी, वेल डन। इस बार वाले लेक्चर में दोनों सही होने चाहिए। नेक्स्ट इज धानी शर्मा जी ने दोनों के दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक दिए हैं, महाराष्ट्र एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर आती है आकृति जी, आकृति ने भी दोनों के दोनों सवाल सही दिए हैं, वेल डन आकृति। देन आते हैं करण खुराना जी, आंसर दोनों के दोनों सही हैं, वेल डन करण। एंड लास्ट इज अविका, इन्होंने एक मैसेज भी लिखा है, इनके दोनों ऑप्शंस बिल्कुल ठीक थे। मैम आई रियली वांट दिस टाइप ऑफ वन शॉट, मतलब ऑल इन वन हो गया। एग्जैक्टली अविका,
मेरा यही गोल है इस बार का। आपने अगर ऑफ कोर्स देखा ही है तभी आपने ये कमेंट लिखा है। मैंने रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में पूरे चैप्टर को डीपली एक्सप्लेन भी किया है, उसके एमसीक्यूज भी कराए हैं, उस मतलब चेक योर सेल्फ टाइप्स, देन आपको क्वेश्चन आंसर्स भी कराए हैं, देन आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी कराए हैं जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, और फिर मैंने आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछे जिसका आंसर आपने यहाँ पे दिया हुआ है। फुल पैक होगा मेरा वन शॉट। अब आपको ये नहीं है एक्सप्लेनेशन के लिए एक लेक्चर तो क्वेश्चंस के लिए दूसरा लेक्चर देखना पड़े, ना बाबा ना, ये पाप मैं नहीं करूंगी। सब कुछ एक ही लेक्चर में मिलेगा। पीपीटीज भी टेलीग्राम पे और साइंस एंड फन की ऐप पे मिलेंगी। आइए वापस आ जाते हैं अपने आज के लेक्चर, दैट इज पावर शेयरिंग पे। पावर शेयरिंग, जैसे कि अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, ऊनो के एग्जाम्पल के थ्रू मैंने, क्योंकि हमारे घर दिन रात ऊनो चल रही है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है और उसको ऐसे चस्का चढ़ा है, हम लोग वो टीवी फोन कुछ नहीं देखता, वो ऊनो खेलता है, तो ऊनो में हमें मजा आता है, मजे से खेलते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा जब एक पावर, एक इंडिविजुअल डोमिनेंट हो रहा है तो लड़ाइयां हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पावर शेयरिंग का कंसेप्ट। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है वही इसका कंसेप्ट है, क्योंकि बेटा पावर शेयरिंग सिर्फ कंट्री में ही नहीं बल्कि आपकी एक्चुअल लाइफ में भी चलता है। आपके घर में भी सभी सदस्यों को पावर्स डिवाइडेड होंगी। किसी का काम होगा सुबह उठ के मोटर चलाना, तो किसी का काम होगा घर की ग्रोसरीज लेके आना, किसी का काम होगा पौधों को पानी देना, तो किसी का काम होगा आपकी ड्रेस प्रेस करके रखना। तो ये पावर जब डिवाइड कर दी जाती है तो इससे अगर वो गलती हुई या वो काम परफॉर्म नहीं हुआ तो उसी को डांट पिटेगी, सबको नहीं पिटेगी। तो पावर्स को डिवाइड किया जाता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी। इस पूरे चैप्टर में हम इस कंसेप्ट को दो केसेस से पढ़ेंगे हम, और आपके किस तरीके से पावर शेयर्ड होती है, किस तरीके से हम पावर्स को बांटते हैं, उसके मेथड्स भी हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे, साथ साथ करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो बच्चों सबसे पहले पावर शेयरिंग है क्या? जहां आपको जो भी दिक्कत आए आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। A policy agreed between political parties with a coalition to share responsibility for decision making and political action. Firstly, इसी पैराग्राफ में दो बातें लिखी हैं। सबसे पहला हम कोलेशन की बात कर लेते हैं। कोलेशन की सरकार क्या होती है? कोलेशन की सरकार होती है जब इलेक्शंस होते हैं, सेंट्रल लेवल पे एक पार्टी और स्टेट लेवल पे दूसरी पार्टी। जब दो अलग अलग पार्टी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे होती है तो वो बना लेती है कोलेशन, जो मिलके देश को चलाती है। इसे कोलेशन कहते हैं। तो कोलेशन में पार्टीज को पावर डिवाइड कर दी जाती है। पावर शेयरिंग तीन ऑर्गन्स में भी होती है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि डेमोक्रेसी में काफी इंपॉर्टेंट है। तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स एंड लेवल्स एज वेल। हम ये दोनों को डीपली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गन्स भी और लेवल्स भी। अब एक टर्म के बारे में आप पढ़ेंगे आगे के केसेस में, जो है एथनिक। एथनिक का मतलब क्या होता है वो नहीं, हैशटैग एथनिक वियर, हैशटैग एथनिक ये डालते हैं ना हम लोग, सूट्स वगैरह पहन लेते हैं, लड़कियां तैयार होती हैं, हैशटैग एथनिक, बॉयज कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, ये वो एथनिक नहीं है। एथनिक का मतलब यहाँ पे है ऐसा सोशल डिविजन जो कि कल्चर पे बेस्ड हो। जब सोसाइटी में डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लैंग्वेज, कोई भी बेसिस हो सकता है, कोई भी, कुछ भी हो सकता है, उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे जब ग्रुप बन जाते हैं उसे बोलते हैं एथनिक डिवीजन। क्या बोलते हैं? एथनिक डिवीजन। I have simple equation in mind: sharing power, dividing power, weakening the country. Why do we start by talking of this? Sharing power, dividing power, weakening the country. वीकन नहीं हो रही है कंट्री। अगर लोग बटेंगे तो वीकन हो रही है, पावर बट रही है तो वीकन अप नहीं हो रही है, तो स्ट्रांग हो रही है, स्मूथ हो रही है। अब इसके चलते हम क्या करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे टू केसेस के बारे में। एक केस होगा आपका बेल्जियम का और दूसरा केस होगा आपका श्रीलंका का। दोनों के थ्रू आपको बताया जाएगा, एक में पावर शेयरिंग करेंगे और एक में नहीं करेंगे। तो जिसमें करेंगे उसमें क्या होगा पावर शेयरिंग करने से, जिसमें नहीं करेंगे उसमें क्या होगा पावर शेयरिंग करने से, तो ये बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 की बेटा एक बात और, पावर शेयरिंग चैप्टर का अंडर 10 मिनट्स का मैंने वन शॉट बनाया हुआ है, वहां से आप ये देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाते हैं। आप डालेंगे ना मिनट शॉट बाय रीमा मैम,
आपको वो मिल जाएगा, 10 मिनट का होगा, उसको आप 2x में देखोगे 5 मिनट का होगा। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आप अपने हैंड रिटन नोट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को नोट्स लिखते हुए पढ़ने की आदत होती है, तो उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या लिखना चाहिए। जैसे आपने पावर शेयरिंग की डेफिनेशन लिख दी, फिर आप 2 केसेस पे चले गए जिसमें आप बेल्जियम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, बेल्जियम क्या है? बेल्जियम एक छोटा सा फेडरल स्टेट है। फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर जहां हो रही हो। इन वेस्टर्न यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा है एरिया वाइज। कॉम्प्लेक्स एथनिक कॉम्पोजिशन है। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ी मुश्किल है। एथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ पे किस बेसिस पे है? एथनिक लैंग्वेज के बेसिस पे। बेल्जियम अपने बॉर्डर शेयर करता है इंपॉर्टेंट 1 मार्कर में कि बेल्जियम किसके साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। या आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से किससे शेयर नहीं करता है? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग। नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग। रिपीट आफ्टर मी। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप यूट्यूब से बस सोते सोते पढ़ रहे हो। मम्मी किचन में, उनको सुनाई देना चाहिए कि मैम ने बोला रिपीट करो तो मैंने ईयरफोन लगाए हुए, बट आई एम रिपीटिंग। हु आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम बेटा? नीदरलैंड, फ्रांस, रिपीट आफ्टर मी, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। ओके ओके जी, हो गया मैम, याद हो गया हमको तो ये। अब हम इसके कॉम्पोजिशन को समझेंगे। एथनिक स्ट्रक्चर क्या था बेल्जियम का, किस तरीके से कंपोज हुए थे यहाँ के लोग, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप बात करोगे बेल्जियम में क्या क्या कम्युनिटीज थी। फ्रेंच बोलने वाले थे, डच बोलने वाले थे। मैं आपको ना 1 सेकेंड रुकना, आपको जब मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगी ना तो आपको और मजा आ जाएगा। न्यू स्लाइड लेंगे हम, यहाँ पे हम बनाएंगे फ्लो चार्ट। देखिए, विजिबल है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा सा नहीं लग रहा, हम येलो ही ले लेते हैं। हाँ, बेल्जियम के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। अब बेल्जियम में बचा 3 तरीके के एथनिक ग्रुप्स थे। एक बोलते थे फ्रेंच भाषा, एक बोलते थे डच भाषा, एक बोलते थे जर्मन भाषा। ठीक है, पहली बात तो 3 लैंग्वेज बोलने वाले थे, फ्रेंच भाषा, डच भाषा, जर्मन भाषा। अब इसके बाद जो फ्रेंच वाले थे ना, येलो ही जाएगा, जो फ्रेंच वाले थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे। वेलोनिया, जैसे हमारे यहाँ पे बेटा, अब देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब वहां गांधीनगर, सुभाष नगर तो नहीं होगा, वहां तो ऐसे ही नाम होंगे। वेलोनिया था वहां पे, जैसे रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है वैसे डिस्ट्रिक्ट। डच वाले रहते थे फ्लेमिश रीजन में। कौन से रीजन में? फ्लेमिश नाम था। मैंने कैसे याद किया है? मुझे 2 लोकेलिटीज याद है, फ्लेमिश और वेलोनिया। मुझे ये पता है फ वाला फ में नहीं रहता, फ्रांस वाला, फ्रेंच बोलने वाला फ्लेमिश में नहीं रहता, वो उल्टा में रहता है। तो मुझे पता है वेलोनिया है, फ्लेमिश है। जर्मन वाले बहुत कम है, इसलिए इनके लिए जगह नहीं दी हुई है, कहीं पे भी रह लेते। कैसे कम है, आओ देखते हैं। फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं ना बच्चों, वो है 40%, वो है 40%। जो डच बोलने वाले हैं ना बच्चों, वो है 59%। पूरे 100% का 40% फ्रेंच बोलने वाले, 59% डच बोलने वाले, और बचा 1% क्या बोलते हैं? जर्मन भाषा। ये है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम में इस तरीके के लोग यहां पे रहते हैं। 40% फ्रेंच बोलने वाले वेलोनिया रीजन में, बोलना है 40% फ्रेंच बोलने वाले वेलोनिया रीजन में, 59% फ्लेमिश में रहने वाले, डच बोलने वाले, 1% जर्मन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब हम चलेंगे इसी की कैपिटल सिटी के पास, जिसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या है? कैपिटल ऑफ बेल्जियम। कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अब यहां पे क्या था बच्चों? यहां पे मेजर 2 ही थे, यहां पे मेजर 2 ही थे, फ्रेंच बोलने वाले और डच बोलने वाले। यहां पे फ्रेंच अब देखो 80-20 का रूल है यहाँ पे, जो साइंस एंड फन का फेमस रूल है, जिसको पूरी पूरी यूट्यूब फॉलो करती है। हमारा 80-20 का रूल है। आप भी जाके पहला 80-20 रूल देख लो, पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले, सबसे फेमस है। मतलब बच्चा पूरे साल में
एक बार भी अगर नहीं आया वो 80-20 मिस नहीं करता, लेकिन इतना फेमस है और इतना इंपॉर्टेंट है। तो 80-20 रूल लगा ब्रुसेल्स में भी, लेकिन यहां उल्टा था, यहां फ्रेंच बोलने वाले माइनॉरिटी में थे, यहां थे मेजॉरिटी में, और यहां थे माइनॉरिटी, और यहां थे माइनॉरिटी में। 80% फ्रेंच बोलने वाले, 20% डच बोलने वाले। ये थी बच्चों एथनिक कॉम्पोजिशन। क्लियर हुआ? अब आप कहोगे मैम ठीक है, एथनिक कॉम्पोजिशन तो ठीक है, आपने बता दिया, लेकिन आपने क्यों बताया, हम क्या करें इसका? इससे कोई प्रॉब्लम हो रही थी क्या बेल्जियम में? इससे कोई कलेश हो रहे थे क्या बेल्जियम में? तो हाँ भाई, कलेश ही तो हो रहे थे। देखा, कलेश सुन के तुम जाग गए। कलेश सुनते ही जो मजा आता है ना, मतलब कलेश करने वालों से मजा ज्यादा सुनने वालों को आता है, देखने वालों को आता है। रोड में भीड़ लगी होगी, एक इंसान के साथ कुछ नहीं हुआ, 4 लोग खड़े हो गए, बस 6, 8, 12, 15 ऐसे लग जाएंगे, खड़े हो जाएंगे भीड़, है ना भाई? कलेश हुआ, आओ पढ़ लेते हैं। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, देखिए बच्चों, जो यहाँ माइनॉरिटी है ना, ये वाली, ये जो है ना, वो रिच और पावरफुल है यार। अब क्या हो रहा है इससे, आप ये समझ लो, घर की 2 बहुएं, एक छोटी एक बड़ी, छोटी वाली ज्यादा पढ़ी लिखी है, वो अर्न करती है अच्छा, तो बड़ी वाली को हो रहा है यार ये छोटी है, ये ज्यादा कैसे कर रही है, ये कैसे, वो चिढ़ने लग जाते हैं। यहां पे भी यही हुआ, लेस माइनॉरिटी में है ये, बट दे आर रिच एंड पावरफुल। तो भैया डच वालों को होने लगा ये क्या बात हुई भाई, हम वहां पे तो, यार ये क्या बात हुई, हम तो मेजोरिटी में हैं, तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? इनको सपोर्ट यहाँ के 80% फ्रेंच वालों से था। ये हो रहा था मेजर काम। Relatively rich and powerful, while the Dutch speaking community got the benefit of development and education much later. पावरफुल मतलब मेजोरिटी में होने के बाद भी उनको चीजें बाद में मिल रही है। वही कैपिटल सिटी जो थी ब्रुसेल्स, वहां 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 20% डच बोल रहे हैं। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच और पावरफुल है, जिसकी वजह से कलेश शुरू होते हैं। तो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली खुशहाल और पावरफुल है। तो ब्रुसेल्स में, द कैपिटल बेल्जियम, फ्रेंच पीपल आर इन मेजॉरिटी। द पावर हैज बीन इनटू द हैंड्स ऑफ फ्रेंच पीपल इन ब्रुसेल्स for a longer period and benefited them from economic development and education. और ब्रुसेल्स हेल्प कर रहा है बेल्जियम में रह रहे फ्रेंच बोलने वालों को। द फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वॉज बेटर रीड, मोर क्वालिफाइड, एंड इसके पास रिसोर्सेज का एक्सेस ज्यादा था। द फ्रेंच वर पार्ट ऑफ एन एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रिच पीपल, 9th में पढ़ा हुआ है। रिच सेक्टर ऑफ ट्रेड्स मैन एंड दस वर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली बेल्जियम को सपोर्ट मिल रहा था उसी की कैपिटल सिटी ब्रुसेल से, और वो भैया स्ट्रांग थी, उसके पास सारी सुविधाएं थी। अब क्या हो गया, जिसकी वजह से डच और फ्रेंच बोलने वालों में भैया वॉर हो गई, कोल्ड वॉर टाइप्स। आपस में ये लोग जलने लगे, आपस में इन लोगों में वाइब मैच नहीं हो रही थी। वाइब तेरी मेरी मिल दिया, सुना है ना आपने? जब वाइब ही नहीं मिलेगी, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आपकी और मेरी वाइब नहीं मिलेगी ना, तो मजा नहीं आएगा। आपकी और मेरी जब वाइब मिलेगी तो आप ढूंढ के मेरे लेक्चर्स पे आया करो, ऐसा होता है। तो द सोशल डिस्पैरिटी लेड टू टेंशंस बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s एंड 60s। तो भैया 1950-60 में दोनों में भैया लड़ाइयां झगड़े शुरू धीरे धीरे करके हो गए थे। आपको अगर सवाल आ जाए व्हाट वर द कॉजेज ऑफ राइजिंग टेंशन अमंग डच एंड फ्रेंच, ये क्या है टेंशन का, आप समझ गए होंगे अब तक। माइनॉरिटी जो है वो रिच और पावरफुल है, तो भैया मेजॉरिटी को तो बुरा लगेगा। दिस वॉज रिसेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन काफी बाद में। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग। तो यही हो गया भैया, माइनॉरिटी रिच और पावरफुल है, जिसकी वजह से लड़ाइयां झगड़े चल रहे हैं। लेकिन बेटा बेल्जियम वाले इतने समझदार थे, इन्होंने इस प्रॉब्लम को बढ़ने से पहले ही इसके सॉल्यूशन ढूंढ लिए। इन्होंने फ्रेंच वाले और डच वालों में लड़ाइयां ना हो इसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ लिए। 4 मेजर इन्होंने सॉल्यूशंस ढूंढे, जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या बोलते हैं?
प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन इन बेल्जियम। क्या स्टेप लिए? सबसे पहला स्टेप, इन्होंने डच और फ्रेंच वालों के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स ले लिए। जब मैं ये चैप्टर मेरे ऑफलाइन में पढ़ा रही थी, मेरे को बच्चों ने बोला मैम ये क्या बात हुई, फ्रेंच वाले तो कम है इन नंबर, तो उनमें से भी इक्वल लेना, डच वालों से भी। भाई एक लॉजिक लगाओ, आपकी क्लास में 15 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं। अगर मुझे क्लास में इक्वालिटी करनी है तो क्या करूंगी? मैं 2 मॉनिटर लड़कों के ही बना दूंगी, या मैं एक लड़की और एक लड़का खड़ा करूंगी? मैं ये थोड़ी देखूंगी लड़कियां कम है और लड़के ज्यादा है, मैं तो ये देखूंगी ना मुझे इक्वालिटी करनी है। तो यहां पे भी इक्वालिटी करने के लिए दे took equal number of Dutch and French speaking ministers in central government। जो पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट बनी, जो बेल्जियम और ब्रुसेल्स दोनों को देख रही है, उसमें दोनों के ही इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स लिए। दूसरा, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी। ज्यादा पावर क्यों दी? ताकि ये क्लोजली देख पाए। बेटा जी, स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पावर ज्यादा होगी तो वो लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत छोटे स्केल पे सॉल्व कर दिया करेगी और वो बड़ी नहीं बनेगी। तो भैया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाबदेही भी नहीं है, वो अपने आप इन प्रॉब्लम्स को देख सकती है, नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेपरेट गवर्नमेंट बना दी ब्रुसेल्स में, इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कैपिटल सिटी में भी एक अलग से गवर्नमेंट फॉर्म कर दी, उसमें भी इक्वल नंबर ऑफ डच और फ्रेंच बोलने वाले हैं, चाहे 80-20 का रेशियो है। लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट। इन्होंने एक नया कंसेप्ट लाया जिसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसी सरकार जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बनाई जाती है, उसी को मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी कौन सी थी? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो इन्होंने 2 कम्युनिटीज बना दी, डच की और फ्रेंच की। कोई भी फ्रेंच वालों को प्रॉब्लम होगी वो अपनी कम्युनिटी को बताएंगे, कोई भी डच वालों को प्रॉब्लम होगी वो डच वाली कम्युनिटी को बताएंगे। इलेक्टेड बाय द पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग कम्युनिटी। इलेक्ट कौन कर रहा है? उन्हीं के लैंग्वेज वाले। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इनके पास पूरा अधिकार था। अब आपकी किताब में ये एक पिक्चर बनी हुई है, 1 मार्कर आ जाता है, ये क्या दिखा रही है पिक्चर? तो क्या दिखा रही है ये पिक्चर? ये पिक्चर दिखा रही है कि दोनों भाषाओं में जगह, डायरेक्शन दी हुई है। आज आप इंडिया में घूमते हैं तो जो बोर्ड होता है ना, हमारे यहाँ दिल्ली में बोर्ड, रोहिणी यहाँ है, पीतमपुरा यहाँ है, वो इंग्लिश में भी लिखा होता है रोहिणी, हिंदी में भी लिखा होता है रोहिणी, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर आवर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो दोनों में लिखा हुआ है। यहां पे भी क्या किया? प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोनों भाषाओं में। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, आपकी बुक में थी इसलिए लगा दी। सोशल ग्रुप ऑफ एनी साइज हुज मेंबर रिसाइड्स इन अ स्पेसिफिक लोकेलिटी, शेयर गवर्नमेंट एंड ऑफन हैव अ कॉमन कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे बन गई थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। You might find that Belgium model very complicated. It indeed is very complicated even for people living in Belgium. But these arrangements have worked well so far. ये जो आपने देखा, ये 4 स्टेप्स इन्होंने लिए, ये काफी सक्सेसफुल रहे बेल्जियम की सरकार के लिए। They help to avoid civic strife, यानी कि लोगों में लड़ाइयां नहीं हुई बिटवीन द 2 मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री। अगर ऐसा होता तो डिवीजन भी हो जाती। When many countries of Europe came together to form the European Union पार्लियामेंट, तो बच्चों बेल्जियम यूनियन में ब्रुसेल्स को अपना हेडक्वार्टर चुना। पूरे यूरोप का हेडक्वार्टर जो है यूनियन का, वो कहां है? ब्रुसेल्स में। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ब्रुसेल्स को चुना गया बच्चों, ठीक है? ओके जी। नाउ कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट कौन कर रहा है? वही लोग जो उस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। इनके पास पूरी पावर होगी कुछ भी करने की। समझ में आया आपको बेल्जियम का केस? प्लीज कमेंट्स में बताइए, क्या आपको क्लियर हुआ बेल्जियम का केस बच्चा पाड़ी? मेरे लिटिल शार्क्स, मेरे एसएसटी के शार्क्स। मैं अपने बच्चों को एसएसटी शार्क्स का टैग देती हूँ, मेरे इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट भी उसी नाम से है।
रिकॉल कर रहे हैं फटाफट, बेल्जियम में थी फ्रेंच, डच और जर्मन स्पीकिंग पीपल। फ्रेंच बोलते थे, 40% रहते थे पेलोनिया रीजन में, रिच थे और पावरफुल थे माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी। डच वाले रहते थे फ्लेमिश रीजन में और बोलते थे 59% लोग थे ये। जर्मन बोलने वाले थे सिर्फ 1%। ऑल्सो ब्रूसेल्स की कैपिटल सिटी में रेशियो बिल्कुल उल्टा था, वहां पे डच माइनॉरिटी में थी 20% के साथ और फ्रेंच मेजोरिटी में थी 80% के साथ। यहाँ की फ्रेंच कम्युनिटी हेल्प करती थी बेल्जियम की फ्रेंच कम्युनिटी को, उनको एजुकेशनल और बाकी सारे राइट्स बहुत जल्दी मिल गए थे, जिसकी वजह से इनमें एथनिक टेंशंस अराइज की। लेकिन इन टेंशंस को ओवरकम करने के लिए बेल्जियम की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स लिए डच और फ्रेंच बोलने वालों से, इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे दी, इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट बना दी ब्रुसेल्स की, और साथ ही साथ फॉर्म कर दी कम्युनिटी गवर्नमेंट। दिस वॉज द होल कंसेप्ट ऑफ बेल्जियम। अब हम चलेंगे हमारे केस नंबर 2 पे। तो यहां पे आपने देखा बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी, पावर्स को डिवाइड किया ना इन्होंने, सेपरेट गवर्नमेंट में कम्युनिटी गवर्नमेंट ने इन्होंने पावर्स को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे भी इन्होंने, यहाँ ना मेरी स्क्रीन है कहीं तो लगा मैं बार बार के देख रही हूँ, कॉमेंट्स और आवाज आ रही है नहीं आ रही, माइक चल रहा है नहीं चल रहा, सब देख पाते हैं यहाँ पे। हाँ ओके, श्रीलंका ये एक आइलैंड नेशन है जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज तमिलनाडु। इसकी डाइवर्स पॉपुलेशन है 2 करोड़ की, जिसके अंदर इसका भी बना दें एक बार फ्लो चार्ट, मजा आ जाएगा, फ्लो चार्ट से जल्दी समझ में आता है, फ्लो चार्ट से जल्दी समझ में आता है, वो भी हाथ से बनाए हुए। आप अपनी एनसीईआरटी लेके बैठे हुए हैं ना, तो उसी के साइड में बना लिया कीजिए, उसी के साइड में बना लिया कीजिए। श्रीलंका, श्रीलंका में क्या था बच्चों, सिन्हालाज बोलने वाले लोग थे, सिन्हाला भाषा, तमिल बोलने वाले लोग थे। पहले इसके बारे में बात करेंगे। सिन्हाला बोलने वाले थे 74%, तमिल बोलने वालों में, तमिल बोलने वाले थे 18%। लेकिन इनमें आगे और बाइफर्केशन थी, कुछ थे इंडियन तमिल्स और कुछ थे श्रीलंकन तमिल्स। इंडियन तमिल्स थे 5% और श्रीलंकन तमिल्स थे 13%। यहां पे क्रिश्चियनिटी धर्म भी था, क्रिश्चियनिटी 7% का, बाकी जो थे वो अदर्स थे, जो भी परसेंटेज बच गई 1-2 वो अदर्स थे। मेजर यहां पे अगर आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हैं आप लोग, भाषा के बेसिस पे 2 मेजर भाषाएं, एक है सिन्हालीस और एक है तमिल। सिन्हाला बोलने वाले लोग 74% है, दैट इज दे आर इन मेजॉरिटी। और फिर है तमिल्स, तमिल्स में 18% की पॉपुलेशन है। अच्छा एक बात और बेटा, ये मेजॉरिटी में है और ये बुद्धिज्म धर्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को, इनमें कुछ हिंदूज भी हैं मुस्लिम्स भी हैं। हाँ तो सिन्हाला 74% है, मेजॉरिटी में है और धर्म फॉलो कौन सा करते हैं, बुद्धिज्म। तमिल लोगों में 18% की कॉम्पोजिशन है, जिसमें से 5% ऐसे तमिल्स हैं जो इंडिया से माइग्रेट करके आए और फिर यहीं रहने लग गए, और 13% ऐसे हैं जो श्रीलंका के ही हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे रहे हैं, वो 13%। ये हिंदूज भी है मुस्लिम्स भी है। 7% यहाँ पे क्रिश्चियनिटी है। टोटल क्या हो गया यार, 74 प्लस 7 81, 81 और 18 99, तो 1% अदर्स हो गए, 1% अदर्स हो गए। ये कोई भाषा नहीं है, ये धर्म है। 7% लोग यहाँ के क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, आओ देख लेते हैं, यही सारा लिखा है। 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है। अदर नेशंस की तरह श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन, और श्रीलंका इमर्ज हुई थी इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह 1948 में, इंडिपेंडेंट हुई थी ब्रिटिशर्स से 1948 में।
ये रहा तमिल्स के 2 सब ग्रुप्स, यहाँ पे इसकी भी वो लिखी हुई है, इंडियन तमिल्स एंड श्रीलंकन तमिल्स के बारे में लिखा हुआ है। ये उसका मैप भी बना हुआ है। ये सिन्हालीज कितने बोल रहे हैं, ये देखो सबसे ज्यादा येलो कलर दिख रहा है, सिन्हालीज हैं ये। फिर ऑरेंज कलर दिख रहा है, ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। फिर रेड कलर दिख रहा है, ये रहा वो इंडियन तमिल्स हैं। और ये थोड़ा थोड़ा जो धब्बे धब्बे है, ये मुस्लिम्स हैं। अब आपको क्या लग रहा है, मेजोरिटी में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कलेश तो यहाँ भी हुए होंगे। हाँ, फिर खड़े हो जाओ, कान खड़े हो गए। कलेश तो यहाँ भी हुए होंगे, बिल्कुल हुए। और कलेश क्या हुए, यही हुए, मेजोरिटेरियनिज्म की वजह से कलेश हुए। क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी में थी तमिल्स, सॉरी सिन्हालीज, वो काफी ज्यादा डोमिनेंट थे उनके ऊपर जो माइनॉरिटी में थे। यानी कि जैसे कि बेल्जियम में अकोमोडेशन का प्रोसेस फॉलो किया गया, वैसे ही यहां यानी कि श्रीलंका में फॉलो किया मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट। ये बात आओ समझते हैं क्या है। Sinhala community of Sri Lanka dominated the minority Tamil people and practiced majoritarian policy. और इसी के चलते एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म इन 1956। इस एक्ट के तहत सबसे पहली चीज क्या की गई, सिन्हाला को ऑफिशियल भाषा घोषित कर दिया गया। ओनली सिन्हाला को। बच्चों हमारे इंडिया में जब ब्रिटिशर्स गए थे ना, तो हमने कहा इंग्लिश भाषा को हमारे देश से निकलना होगा। लेकिन बहुत सारे सदर्न कंट्रीज, सदर्न स्टेट्स ने इसका प्रोटेस्ट किया। कि आपने देखा होगा सदर्न साइड पे ज्यादातर लोग केरला, तमिलनाडु, इन जगहों पे लोग इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, उनको हिंदी इतने से अच्छे से नहीं आती है। तो दे प्रोटेस्टेड कि नहीं, इंग्लिश तो हमको चाहिए, अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ हम इंग्लिश ही तो बोलते हैं। अब अगर उस टाइम पे इंडियन कंट्री, भारत देश हमारा, अपनी ईगो में आके इंग्लिश को हटाने की करता, तो लोग लड़ते और इंडिया पाकिस्तान की तरह और ये स्टेट्स भी अलग हो जाते। लेकिन वहां इंडिया ने समझदारी दिखाई और हिंदी इंग्लिश दोनों को ही ऑफिशियल भाषा घोषित कर दी। लेकिन श्रीलंका में इन्होंने बात नहीं मानी, इन्होंने सिर्फ सिन्हाला को क्या कर दिया, ऑफिशियल घोषित कर दिया। गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल फॉलो करती थी पॉलिसीज। जैसे कि आप कभी कभी बोलते हो ना अपने घर में, आप तो मम्मा उसको ही ज्यादा प्यार करते हो, मेरे को तो आप कूड़े से उठा के लाए हो, मम्मा वही आप उसकी बात मानो। लड़ दोनों रहे होंगे, मम्मी आके आपको, मम्मी आप मुझे ही बोलते हो, क्योंकि मम्मी थोड़ा सा वो छोटा होगा, उसके लिए थोड़ा आपको लगता होगा कि मम्मी पार्शियल है। यहाँ पे सिन्हाला एप्लीकेंट्स को ही प्रेफर किया जाता था, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो कोई भी जॉब फैसिलिटीज हो। स्टेट प्रोटेक्टेड एंड प्रमोट बुद्धिज्म, क्योंकि भैया सिन्हाला बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। ऑल दीज मेजर्स इंक्रीज ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ अलाइनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। इस सारे कारण की वजह से तमिल्स को अलाइनेटेड मतलब पराया फील होने लगा। क्वेश्चन भी ऐसे आता है, what circumstances led to the feeling that arise in Sri Lankan Tamils of alienation? क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से तमिल्स को अलाइनेटेड फील हुआ? ये फैक्टर्स थे। सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया, उनके एप्लीकेंट्स को प्रेफर किया जाता था, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और प्रमोट किया जाता था। तो मेजोरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसा बिलीफ है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी मानती है कि हम क्योंकि मेजोरिटी हैं, हम माइनॉरिटी के ऊपर हावी हो सकते हैं जिस मर्जी तरीके से, जैसा वो चाहे, जैसा उसको सही लगे, वो माइनॉरिटी को दबा सकता है। ये है मेजोरिटेरियनिज्म। What's wrong if the majority community rules? If Sinhalas don't rule in Sri Lanka, where else will they rule? ऐसे कोई रूल करेगा तो वो डेमोक्रेसी कहलाएगी क्या? हाँ, तो भैया तमिल्स लोगों के क्या क्या स्ट्रगल्स थे? श्रीलंकन तमिल्स डिमांडेड, देखो ये भी आ जाता है, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स। उन्होंने कहा हमें रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, मतलब एक छोटा सा एरिया दे दो जिसमें हम लोग तमिल्स लोग रह लें। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे दो एजुकेशन और जॉब्स में, यार जैसे उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है वैसे हमको भी दे दो। ऑल्सो टू रिकॉग्नाइज तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला के साथ तमिल को भी ऑफिशियल भाषा कर दो कि हमें भी लगे हम अपने देश में रह रहे हैं। बट देयर डिमांड्स वर रिपीटेडली डिनाइड। हर बार मना कर दिया जाता था। बाय द 19 इन्होंने ये भी डिमांड की थी तमिल ईलाम। तमिल ईलाम का मतलब होता है तमिल एज अ स्टेट, मतलब हमारे लिए वही रीजनल ऑटोनॉमी, मतलब तमिल एज अ एक सेपरेट एरिया दे दो। बट देयर डिमांड वर डिनाइड। बाय द 1980s उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई, जैसे कि LTTE,
लिबरल टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम एंड द इलाम का मतलब स्टेट होता है, एंड द कन्फ्लिक्ट टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। क्योंकि ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इनका प्रोटेस्ट नहीं सुनाई दे रहा था, ना सुनवाई हो रही थी, जिसकी वजह से सिविल वॉर हो गई। सिविल वॉर का मतलब होता है घर का ही कलेश, यानी कि श्रीलंका से कोई और कंट्री लड़ने नहीं आई है, कंट्री के अपने आप के ही लोग लड़ रहे हैं आपस में, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट आर प्रिवेलिंग इन श्रीलंका, दैट इज मेजोरिटेरियनिज्म। क्या था सिविल वॉर का कारण, दोबारा से रिकॉल करेंगे। श्रीलंका ने बार बार अपने लिए एफर्ट्स किए, लेकिन उनके एफर्ट्स हमेशा डिनाई किए गए। ना उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे, ना जॉब्स, ना ही एजुकेशन में इक्वालिटी मिलती थी, जिसकी वजह से दोनों में टेंशंस बढ़ी और उनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही थी। तो क्या हो गया, सिविल वॉर हो गया, सिविल वॉर हो गया। सारी बातें वही है। सिविल वॉर एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। जो लड़ाई लगने लगे ऐसा कर दिया, ऐसी सिचुएशन कंडक्ट कर दी। ठीक है, आगे चले। ठीक है भाई, तो सिविल वॉर भी हो गई। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो अभी हमने बेटा क्या देखा कि बेल्जियम में डच कम्युनिटी जो थी वो एडवांटेज ले सकती थी कि भैया मैं पावरफुल हूं, मैं लड़ लेती हूं, मैं मर लेती हूं और मैं इनको नीचा दिखा देती हूं। लेकिन इससे क्या होता, लड़ाइयां बहुत बढ़ जाती और बेल्जियम में भी पार्टीशन हो जाता। दिस कुड लेड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो भैया इन्होंने तो समझदारी दिखाई और पावर को शेयर कर दिया। वहीं श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग ना करके मेजॉरिटी का साथ दिया, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो गई, सिविल वॉर हो गई। तो हमने क्या पढ़ा, वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, हमने देखा ना क्यों जरूरी है। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all powers of a government must reside in one of persons located at one place, like top level पे। लेकिन फिर पावर को डिवाइड करने का सोचा ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होए पूरे कंट्री की। अगर आप ये इमेज देख पा रहे हो, आपके एनसीईआरटी में भी है, यहाँ पे गाड़ी में दो स्टीयरिंग है। बच्चों अगर दो स्टीयरिंग अपने अपने हिसाब से चलेंगे तो कभी भी डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में गाड़ी चली नहीं पाएगी। अगर दोनों मिलके एक ही डायरेक्शन में मुड़ेंगे तो गाड़ी मुड़ जाएगी। तो ये होती है पावर शेयरिंग की कंडीशन कि पावर्स को बांट दो। जब एक स्टीयरिंग चला रहा हो तो दूसरा शांत बैठे और दूसरा चला रहा हो तो पहला शांत बैठे, यही है पावर शेयरिंग। So main principles of democracy, one basic principle of democracy is that people are the source of all political power। यहाँ लोग ही हैं जो पावर को constitute करते हैं। In a democracy, people rule themselves through institutions of self-governance। और यहाँ पे लोग ही हैं जो नेता को चुनते हैं और वो नेता फिर लोगों को संभालता है। In a democracy, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society। यहाँ पे लोगों को महत्वता दी जाती है डेमोक्रेसी में। हर एक के पास आवाज होती है पब्लिक ओपिनियन की फॉर्मेट में, जिससे वो सरकार से कोई भी काम करा सकती है। और इसी के चलते हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन बनता 5 का भी है अगर आपके लोकल एग्जाम है अभी, लाइक पीरियोडिक और मिड टर्म। तो बच्चों इसके ना 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रूडेंशियल, इसमें भी आपको मैं फ्लो चार्ट से समझा देती हूँ, आपको मजा आ जाएगा बच्चों, आपको मजा आ जाएगा। हर एक में फ्लो चार्ट अगर बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो जगह अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है व्हाई power sharing is desirable, why there is a need of power sharing, या फिर आ जाए why there is, आगे क्वेश्चन आएंगे ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बस आगे चली जाऊंगी, तब समझा रही हूँ क्योंकि मैं पूरे चैप्टर में why there is a need of power sharing, sharing is caring बोलते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। भैया यहाँ पे पावर शेयरिंग करके क्या केयरिंग दिखेगी, आइए देखते हैं। तो इसके 2 मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है प्रूडेंशियल रीजन और एक होता है मॉरल रीजन। बेटा मॉरल मतलब जो ड्यूटी है पावर शेयरिंग, जो पावर शेयरिंग की नेचर है। नेचर क्या है, क्या है नेचर इसकी,
इसकी नेचर है टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों के दिल से, लोगों के सोल से डेमोक्रेसी जानी नहीं चाहिए कि पावर शेयरिंग कर दो, इतना स्मूथ फंक्शनिंग कर दो कि लोगों के दिल में बाबू सोना नोना मोना की जगह डेमोक्रेसी के लिए भी इज्जत रहे, प्यार रहे। यही तो है पहला रीजन पावर शेयरिंग, टू मेंटेन द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है? अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयां नहीं होने देता। उनों की गेम में लड़ाई हो रही थी ना, लेकिन अगर सब अपने रूल्स के हिसाब से खेले, सब अपने हिसाब से खेलें तो कन्फ्लिक्ट ही नहीं होंगे। और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ मेजॉरिटी टायरनी। मेजॉरिटी टायरनी मतलब इसके तहत पावर शेयरिंग इतनी अच्छी है कि अगर मेजॉरिटी भी है तो वो हावी नहीं हो सकती। मेजॉरिटी टायरनी का मतलब, टायरनी मतलब हावी, तो मेजॉरिटी जो है वो टायरन हावी नहीं हो सकती। प्रिवेंशन ऑफ मेजॉरिटी टायरनी। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऑड आ रही है ना, ई नोट पे नहीं खोली यार मैंने, इसलिए। मैम ये तो 3 नंबर का हो गया, चलो 2 नंबर में भी लिख दिया, 5 का आ गया तो क्या करें, आओ ना। पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करता है, यानी कि अवॉइड कन्फ्लिक्ट। Social conflict led to violence, political instability, prevents group from overstepping their rights to enhance their own power. No single, majority tyranny को दबाता है, मतलब हावी होने से बचाता है। When power is not shared, it oppresses the minority and even the majority. अगर पावर शेयरिंग हो रही है तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी को इक्वल रखता है, ये हावी नहीं होने देता किसी को भी, किसी पे भी होगा। वही मॉरल में आपके मेंटेनिंग स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, अच्छा आप ये भी कर सकते हो, अगर जैसे देखो मेंटेन्स स्टेबिलिटी, मेंटेन स्टेबिलिटी, लेकिन मेजर इसका 1 और 2 है, इसका 1 ही मेजर है। ये अगर ज्यादा मार्क्स का आ गया तो आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आओ अब कॉम्पोजिशन को समझ लेते हैं, किस तरीके से पावर्स को डिवाइड किया गया है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को समझ लेते हैं अब अच्छे से, चैप्टर एंड हो जाएगा इसके बाद। पावर शेयरिंग किस तरीके से अरेंज्ड है? एक होती है हॉरिजॉन्टल, जिसे बिटवीन ऑर्गन्स कहते हैं, ऑर्गन्स के बीच में है ये, ठीक है। ये है वर्टिकल या फेडरल भी कहते हैं, जो लेवल्स के बीच में, लेवल सबके निकलेंगे लेवल। एक होती है प्रेशर ग्रुप मूवमेंट, ग्रुप्स के बीच में। एक होती है सोशल ग्रुप्स के बीच में। चारों की चारों पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। हॉरिजॉन्टल में एच में बीच में लाइन होती है और उसी तरीके से पावर सेम लेवल पे डिवाइड होती है। सेम ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स मतलब पार्ट। अभी मैंने बताया ये क्या है, डिवीजन, यानी कि पावर डिवाइडेड इन मल्टीपल ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स में हो गई तो क्या हो गया, क्या क्या हो गया हॉरिजॉन्टल में? हॉरिजॉन्टल में हो गया सबसे पहले लेजिस्लेटिव, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव, तीसरा हो गया जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या करता है? ये लॉज बनाता है। ये क्या करता है? ये लॉज बनाता है, ये इन लॉज को इंप्लीमेंट करता है और ये इस पे फाइनल डिसीजन देता है। तीनों के तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट ना हो के भी एक दूसरे पे नजर रखते हैं, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर ने लॉज नहीं बनाए तो ये इंप्लीमेंट क्या करेगा, और अगर ये गलत इंप्लीमेंट, सही इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई तो जुडिशरी इसमें क्या करेगा। तो इसीलिए इस पूरे सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल में तीनों एक ही लेवल पे होते हैं ऑर्गन्स,
लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी फाइनल डिसीजन लेता है। आपस में डिसीजंस ये आपस में इंटरडिपेंडेंट ना होके भी एक दूसरे पे नजर रखते हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज चेक्स एंड बैलेंस। ओके, तो अगर आ जाए एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स, तो ये ऑर्गन्स है, यानी कि हॉरिजॉन्टल। डायरेक्टली नहीं पूछेंगे हॉरिजॉन्टल बता दो, अजीब ढंग से चेक्स एंड बैलेंस बोल देंगे, ऑर्गन्स बोल देंगे। यहां मैं लिख भी देती हूं ऑर्गन्स। और अब बात करेंगे वर्टिकल की। वर्टिकल में आते हैं लेवल्स। क्या आते हैं? लेवल्स। अब लेवल्स मतलब टॉप, मीडियम और लोअर। उस हिसाब से वर्टिकल ऐसे डिवाइडेड है, 1 2 3। 1 2 3 बोले तो सबसे पहले आपकी आ गई सेंट्रल यानी कि यूनियन, पूरे देश की सरकार। फिर आ गई स्टेट यानी कि रीजनल, एक एक स्टेट की। फिर आ गई लोकल, लोकल सरकार जो अपने गली कूचों को संभालती। ठीक है जी। जैसे ही इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोला जाता है, वैसे ही इसको फेडरल बोला जाता है, जिसके ऊपर आपका अगला चैप्टर फेडरलिज्म भी है सिविक्स का। फेडरल डिवीजन बोला जाता है इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, पक्का? ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। वर्टिकल में एक दूसरे के सबऑर्डिनेट होते हैं, सेंट्रल स्टेट को देखता है, स्टेट लोकल को देखता है, सबऑर्डिनेट होते हैं। हम अगले चैप्टर सिविक्स के फेडरलिज्म में सारा वर्टिकल को ही समझेंगे, क्योंकि फेडरलिज्म पे ही है वो। हाँ जी। अब डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में बता दिया, ये आपको अगर थ्योरी फॉर्म में आ जाए ऑफ कोर्स। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में है, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स को सेम लेवल पे प्लेस किया जाता है। इस सेपरेशन से किसी के पास भी अनलिमिटेड पावर्स नहीं होती, लेकिन ये एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। वही वर्टिकल में आ जाता है, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट मेड टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट। ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज को फेयर शेयर देने में हेल्प करती है। इंडिया में हमारे पास रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का भी मेथड है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल। पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स। अब प्रेशर ग्रुप्स का काम क्या होता है? प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जो सरकार की पॉलिसीज पे प्रेशराइज करते हैं। इसमें आते हैं सारे के सारे यूनियंस, काम करने वाले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज के रिगार्डिंग कोई लॉ आया जो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया, उन्होंने अपनी स्टूडेंट यूनियन फॉर्म की होती है, वो धरने पे बैठ जाते हैं, वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाते हैं, ये होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। तो इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स। हम लोगों के पास अधिकार होता है, हम चुन सकते हैं। जब कंपटीशन होता है तो पावर एक के हाथ में नहीं होती, डिवाइडेड होती है। If in the long run power is shared among different political parties that represent different ideologies, जिसे coalition कहते हैं। Many interest groups like trade unions होती हैं, business का होता है, farmer का होता है, industrial workers का होता है, students का होता है, ये सब help करते हैं। अगर उनके लिए कोई डिसीजन गलत ले लिया तो ये प्रेशराइज करने में हेल्प करते हैं। तो इनके पास भी पावर है, ओपन पावर है। अच्छा, इसमें सोशल ग्रुप कहाँ गया? मैं बता देती हूँ। सोशल ग्रुप्स में क्या आता है? SC ST OBC, SC ST OBC। जब हमने पावर को डिवाइड, अच्छा इसने तीनों को कवर कर दिया इसके अंदर, ये ना ये पॉइंट था ना, रिजर्व्ड होती है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कंसेप्ट। जब हम ये किसमें पढ़ा था हमने अभी, इसमें पढ़ा था ना हमने, हाँ। ये सोशल ग्रुप्स का है, उनके पास पावर है, कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी, उनके पास पावर है। ये सोशल ग्रुप्स जो बनाए जाते हैं पावर्स देने के लिए। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर दी पावर शेयरिंग चैप्टर। पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। आपको समझ में आया ना? आओ चेक कर लेते हैं, आपके एमसीक्यूज चेक कर लेते हैं। आओ, चलो कमेंट्स के लिए तैयार हो जाओ। अब लाइव चैट पे नहीं, कमेंट्स में देना ताकि मैं बाद में भी देख सकूं आंसर। टाइम स्टैम्प डाल देना अभी का, चेक योर सेल्फ के आंसर्स दे रहे हो। चलो भाई, सबसे पहला टायरनी, ये बड़ा प्यारा सवाल था, मैं जान के लेके आई हूँ। पहले मैं होमवर्क में दे रही थी, मैंने कहा नहीं ये वाला मैं समझाऊंगी। बेटा एमसीक्यू क्रैक करने के लिए एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ी होनी चाहिए, तभी एमसीक्यू कर पाओगे, नहीं तो नहीं। ये सुन लेना। कह देना एक छोटी हाइट वाली मैडम ने ये बात बोली थी, मैंने क्यों नहीं मानी, फिर बाद में आप बोलोगे। Tyranny of majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin too। यानी जब मेजोरिटी दबाव डालती है, ये सिर्फ माइनॉरिटी के लिए गलत नहीं है, बल्कि माइनॉरिटी के लिए भी गलत है, कंट्री के लिए भी गलत है, मेजोरिटी के लिए भी गलत है, ऑल ऑफ दी।
तो एनसीईआरटी की एक स्टेटमेंट है जिसमें वो लिखता है कि मेजॉरिटी के लिए भी नुकसानदायक, क्योंकि उसका भी सिस्टम खराब होगा जैसे श्रीलंका का हुआ। अच्छा, ये बात मैं बताना भूल गई, श्रीलंका में सिविल वॉर 2009 में खत्म हो गई थी, मान गए थे वो उनके कुछ कंडीशंस। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू increase the possibility of conflict, reduce the possibility of conflict, share the power between social groups, none of the above. ये इसका prudential reason है. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system, through roles acquire a stake in the system, without participation acquire a state of the system, none of the above. बिल्कुल स्टेट है. The capital city of Belgium is बड़ा easy है, Brussels. One basic principle of democracy is that people can enjoy all the powers, cannot enjoy all the powers, are the same source of political powers, are not the source of all political powers. तो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि ये सोर्स है पॉलिटिकल पावर्स का. जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज कॉल्ड, पूरे कंट्री की गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? पूरे कंट्री की गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट. बेल्जियम अपने बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करती है बच्चों? मैंने तुमसे बुलवाया था ना, अब नहीं बताया ना, तो ऐसे कैमरे में आके मैं मुक्के धरने, ऐसे 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 लगा मुक्का, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा. हाँ हाँ, रशिया, उस पे फिसल रहे हैं बच्चे बेटा. यस, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बी पार्ट. द फोटोग्राफ क्या दिखा रही है? फोटोग्राफ बेल्जियम कैपिटल, नेम एंड डायरेक्शन इन 2 लैंग्वेजेस. बिल्कुल. विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर बेस्ट सिग्निफाइज प्रॉब्लम ऑफ रनिंग द जर्मन ग्रैंड कोलिशन? बेटा जी, हर एक इमेज के नीचे कुछ लिखा होता है एनसीईआरटी में, उसके अकॉर्डिंग ये जर्मनी की ग्रैंड कोलिशन को बता रही है कि कैसे वो मिलके काम नहीं करती, जिसकी वजह से दो स्टीयरिंग है. ठीक है, अभी कुछ होमवर्क क्वेश्चंस आने वाले हैं, वेट टिल द एंड. अब जल्दी से लॉन्ग क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं. जैसे कि आपका आ गया इतनी कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम एक्सप्लेन करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आ गया, आपने ऐसे लिख दिया, आप साइड में एक फ्लो चार्ट बना देंगे कि बेल्जियम इतना इतना इतना, अगर 5 का आया हुआ है तो ब्रूसेल्स को भी एक्सप्लेन करना होगा इतना इतना. तो छोटे छोटे फ्लो चार्ट बना दो, मैम ये पढ़ने की जाएगा, वो देख के मार्क्स दे देगी. ये भी लिखना है. कई बच्चे क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बना के आ जाते हैं बस. नहीं, दोनों लिखना भी है, फ्लो चार्ट भी बनाना है. ओके, टेंशंस क्यों हुए फ्रेंच और डच वालों में? दसो, क्योंकि फ्रेंच माइनॉरिटी होने के बावजूद भी रिच और पावरफुल थी, उनके पास सारी अवेलेबिलिटी थी. यहाँ पे श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन आ गई. अगेन आप यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लेंगे और आप पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन कर देंगे. कोई बच्चा अगर कमेंट्स में लिखा कि मैंने क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं किया तो पिटाई होगी, क्योंकि सारे इस टॉपिक्स हमने अभी अभी किए हैं बच्चों. मेजॉरिटेरियनिज्म की डेफिनेशन आ गई. ये सिर्फ मैं इसलिए पीपीटी में डालती हूँ ताकि आप लोगों के पास जब ये पीपीटी आए तो पूरा हो, आपको कुछ ना खोलना पड़े भैया. ऑल्सो अगर आप पेड बैच की हैं या आप मेरे ऑफलाइन के बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वन शॉट आके, तो आपके पास तो मेरा ब्रह्मास्त्र, मेरी खुद की किताब है जो सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे पेड बैच और मेरे ऑफलाइन के बच्चों के लिए होती है. बस उसमें तो सब कुछ है, उससे बाहर बोर्ड में कुछ नहीं आएगा, ऐसी है. हाँ, अच्छा, मैं सब कुछ डाल के नहीं बोल रही कि उसमें से आएगा, मैं कुछ कुछ डाल के उसमें से बोल रही हूँ कि उसमें से आएगा. ये भी बात है, लोगों की किताब ये होती है, मेरी किताब ये है. हाँ, मेजॉरिटेरियनिज्म मेजर्स अडॉप्टेड बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट्स. नेक्स्ट वाले वन शॉट में मैं दिखाऊंगी कैसी है मेरी किताब. तो यहाँ पे क्या क्या मेजर्स लिए इन्होंने, मेजॉरिटेरियनिज्म वाला आ जाएगा कि इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था. किस वजह से इनका रिश्ता खराब हुआ? क्योंकि भैया इनकी डिमांड नहीं सुन रहे थे, तमिल इलाम नहीं दे रहे थे, इनको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना के दे रहे थे, इनको रीजनल ऑटोनॉमी नहीं दे रहे थे. सिविल वॉर क्या होती है भैया? जब आपस में लोग लड़ने लग जाते हैं लार्ज स्केल पे. क्या रिजल्ट हुआ सिविल वॉर का? बहुत सारी कम्युनिटीज मारी गई, बहुत सारे लोगों को अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी, जिसकी वजह से क्राइसिस हो गया श्रीलंका में. पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? ये रहा प्रूडेंशियल और ये रहा मॉरल. ज्यादा लिखने आ जाए तो ये रहा मॉरल. ये लेजिटिमेट है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट भी है ये. हाँ, ये आ गए भैया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में. अब हॉरिजॉन्टल आपने लिखा तो हॉरिजॉन्टल पे छोटा सा
फ्लो चार्ट बना दिया तीनों को एक्सप्लेन करते हुए। फिर वर्टिकल में आपने ऐसे बना दिया लाइन में, वर्टिकल को एक्सप्लेन करते हुए। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए, इसके आंसर आप पहले पढ़ चुके हो। कभी कभी जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कि आंसर क्या लिखे। जैसे कि यहाँ पूछा है बेल्जियम सक्सेसफुली सॉल्व्ड इट्स एथनिक प्रॉब्लम बाय पावर शेयरिंग, सपोर्ट द स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन है, क्या लिखोगे इसमें? तुम मत, क्या लिखोगे? टाइम स्टैम्प डाल के देना मुझे। तुम इसके अंदर क्या लिखोगे? कौन सा प्रोसेस? अकोमोडेशन में। पहले स्टेटमेंट आ जाएगी और फिर तुम अकोमोडेशन करो। ये तो है, क्वेश्चंस बस घुमा देते हैं कॉम्पिटेंसी में, बस आंसर वही है। पावर शेयरिंग रिड्यूसेस सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। बताओ कैसे? तो यहाँ पे आप क्या एक्सप्लेन करोगे? प्रूडेंशियल, लेकिन पहले इसमें आप बताओगे क्योंकि पावर सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ही नहीं होते, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। मेजॉरिटेरियनिज्म अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्यों? तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें आपको सिन्हाला मिनाला बनाने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का आएगा। डेफिनेशन बताओगे आप कि भैया ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाती है, और आप ये लिख दोगे कि जिससे कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं, जिसमें कंट्री में स्मूथ फंक्शनिंग नहीं रहती। तो आप ये एक्सप्लेन करोगे इन तीनों क्वेश्चन में। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर छोटा है, लिमिटेड है, इसमें से यही सवाल बनते हैं बच्चों जो मैंने आपको इस पीपीटी में दिए हैं। दैट्स इट। अब बारी है हमारे होमवर्क क्वेश्चंस की, जिसके लिए आपको शाउट आउट मिलता है। फिर मैं अपनी एंडिंग स्पीच दूंगी। पहले 2 सवाल जिसके आंसर आपको लाइव चैट में नहीं देने, कमेंट्स में देने, तभी बेटा शाउट आउट मिलेगा, वो सेव्ड रह जाते हैं कमेंट्स में। पहला, श्रीलंका कौन से स्टेट के सदर्न कोस्ट से थोड़ी किलोमीटर दूर है? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या महाराष्ट्र? बताओ। अगला, इन बेल्जियम द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय respecting the feeling of the upper class, respecting the feeling and interest of the power class, respecting the feeling and interest of different communities and regions, या none of the above। इसमें से क्या आंसर सही होगा? ये आपको कमेंट्स में देना है, 1 and 2 क्वेश्चन का आंसर। एंड यस, दैट्स इट फॉर द कंप्लीट पावर शेयरिंग चैप्टर। बेटा आपको ये चैप्टर अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो मेरे को आपसे पैसे चाहिए, और वो पैसे, वो फीस यही है कि आपको जो भी फ्लॉ लगा हो मेरा, और जो भी अच्छा लगा हो, वो कमेंट्स में फीडबैक जरूर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगला लेक्चर कौन सा चाहिए वो बताना, और होमवर्क क्वेश्चंस कमेंट्स में दे देना। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए ये और बता देना। हमने रिसोर्सेज कर लिया, हमने पावर शेयरिंग कर लिया, हमने नेशनल में यूरोप कर लिया है, 1 शॉट में कॉम्पिटेंसी बेस से। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही धमाकेदार और फुल पैक, एकदम फुल फ्लेज लेक्चर में जल्दी ही। तब तक के लिए अपडेटेड रहें, चैनल पे नोटिफिकेशन बेल दबा लें, क्योंकि सिर्फ एसएसटी के नहीं सभी के लेक्चर्स आ रहे हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड है हमारे पेड बैच लेने में, जिसमें हम रेगुलर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आप ले सकते हो, क्योंकि अभी रिजल्ट 10 का कूपन कोड लग के 10% का ऑफ भी चल रहा है। बट यस, मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही धमाकेदार। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।